नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे जो सीधे सीधे हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। सोचिए, एक दिन आप अखबार पढ़ते हैं और पता चलता है कि देश की आर्थिक विकास दर रातों रात 4.7% से बढ़कर 6.9% हो गई है। जमीन पर कुछ नहीं बदला, लेकिन कागजों पर हम अचानक ज्यादा अमीर हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ था। और यही आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। इन आंकड़ों के पीछे जीडीपी, जीएनपी जैसे कुछ शब्द हैं, जिन्हें हम अक्सर सुनते तो हैं, लेकिन शायद उनकी गहराई को नहीं समझते। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, वो इन्हीं अवधारणाओं और उनके मापने के तरीकों पर एक विस्तृत नोट है। आज हम इसी की मदद से इस पूरी कहानी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। तो हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि देश की आर्थिक सेहत को कैसे नापा जाता है और क्या हम इन नंबरों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। चलिए, सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहते हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो स्रोत के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश में एक साल के अंदर बनाई गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य है। यानी देश ने मिलकर एक साल में कुल कितने का सामान और सेवाएं पैदा की? ये किसी देश की कुल कमाई का एक पैमाना है। यहाँ आपने अंतिम शब्द पे जोर दिया, ये महत्वपूर्ण है ना? मुझे हमेशा ये डर लगता है कि कहीं हम एक ही चीज को दो दो बार ना गिन लें। जैसे अगर एक कार बनी तो हम कार की कीमत गिनते हैं, लेकिन क्या हम उस कार में लगे टायर की कीमत अलग से भी गिनते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही दोहरी गणना की समस्या है और इसी से बचने के लिए अंतिम वस्तु की अवधारणा है। हम सिर्फ कार की अंतिम कीमत गिनते हैं, क्योंकि उस कीमत में टायर, इंजन, स्टील सब कुछ पहले से ही शामिल है। अच्छा, ताकि हम टायर को दो बार न गिन लें, एक बार टायर के तौर पर और फिर कार के हिस्से के तौर पर। एकदम सही, वरना आंकड़े गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये तो साफ हुआ। अब इन चीजों का उत्पादन होता कहाँ है? स्रोत में घरेलू क्षेत्र या इकोनॉमिक टेरिटरी का जिक्र है। ये सिर्फ भारत का नक्शा तो नहीं है इसका 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 दायरा क्या है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। ये सिर्फ राजनीतिक सीमा नहीं है। इसे आप भारत का आर्थिक वाईफाई जोन समझिए। ये वो दायरा है जहां हमारे देश के लोग, सामान और पैसा आजादी से घूम सकते हैं। इसमें हमारे पानी के जहाज, हवाई जहाज और यहाँ तक कि विदेशों में मौजूद हमारे दूतावास भी शामिल है, क्योंकि वो इसी वाईफाई जोन का हिस्सा है। अच्छा, तो इसका मतलब दिल्ली में मौजूद अमेरिकी दूतावास हमारे इस वाईफाई जोन में नहीं है, वो अमेरिका के जोन में है। एकदम सही। वो हमारी जमीन पर होते हुए भी हमारे घरेलू क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। ये समझने जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होता है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि हमारी जीडीपी में गिनी जाएगी। तो चलिए अब उस सबसे बड़े और चर्चित शब्द पर आते हैं, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा क्या है और ये इस घरेलू क्षेत्र से कैसे जुड़ती है? जीडीपी का सीधा मतलब है एक साल के दौरान देश के घरेलू क्षेत्र के अंदर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है अंदर। उत्पादन भारत की जमीन पर होना चाहिए, यानी हमारे आर्थिक वाईफाई जोन के भीतर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्पादन करने वाली कंपनी भारतीय है या विदेशी। अगर कोई दक्षिण कोरियाई कंपनी भारत में फोन बना रहे हैं, तो वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है। मतलब जीडीपी एक लोकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जगह मायने रखती है, नागरिकता नहीं। लेकिन यहाँ एक और उलझन है। जब हम किसी चीज की कीमत की बात करते हैं तो दो शब्द आते हैं, बाजार मूल्य और कारक लागत। इनमें क्या फर्क है? इसे ऐसे समझिए, कारक लागत वो कीमत है जो फैक्ट्री के गेट पर होती है, यानी किसी चीज को बनाने में जमीन, मजदूर, पूंजी, उद्यमी पर जो असल खर्चा आया, ये उत्पादन की असली लागत है। और बाजार मूल्य? बाजार मूल्य वो कीमत है जो हम और आप दुकान पर चुकाते हैं। फैक्ट्री से दुकान तक के सफर में सरकार इस पर अपने अप्रत्यक्ष कर जैसे जीएसटी जोड़ देती है, और अगर कोई सब्सिडी देती है तो उसे घटा देती है। तो बाजार मूल्य बराबर होता है कारक लागत प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। जीडीपी को इन दोनों ही कीमतों पर नापा जा सकता है, और दोनों थोड़ी अलग कहानी बताते हैं। अच्छा, तो जीडीपी से हमें पता चलता है कि भारत की सीमाओं के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टाटा जैसी कंपनियां तो पूरी दुनिया में कारोबार कर रही हैं।
या सत्य नडेला जैसे भारतीय माइक्रोसॉफ्ट चला रहे हैं, उनकी कमाई का क्या? क्या वो भारत की कहानी का हिस्सा नहीं है? बेहतरीन सवाल। और यहीं से तस्वीर में दूसरा बड़ा खिलाड़ी आता है, जीएनपी, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद या ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जहां जीडीपी लोकेशन पर आधारित था, वहीं जीएनपी नेशनैलिटी यानी नागरिकता पर आधारित है। जीएनपी यह मापता है कि एक देश के नागरिकों ने कुल कितना उत्पादन किया, चाहे उन्होंने वो उत्पादन दुनिया के किसी भी कोने में किया हो। अच्छा, तो अगर कोई भारतीय इंजीनियर दुबई में काम करके पैसा कमा रहा है, तो उसकी कमाई भारत की जीएनपी में जुड़ेगी, लेकिन दुबई की जीडीपी में। बिल्कुल, यही इसका मूल अंतर है। उसकी कमाई हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा है। इसी तरह भारत में काम कर रहे किसी विदेशी की कमाई हमारी जीडीपी का तो हिस्सा है, लेकिन हमारी जीएनपी का नहीं। तो फिर इन दोनों के बीच का गणित क्या है? इन्हें जोड़ा घटाया कैसे जाता है? इन दोनों के बीच का जो पुल है, उसे कहते हैं विदेश से शुद्ध कारक आय या NFIA। इसका फॉर्मूला है भारतीयों द्वारा विदेश से कमाई गई आय माइनस विदेशियों द्वारा भारत से कमाई गई आय। अगर हमारे लोग बाहर से ज्यादा पैसा भेज रहे हैं तो NFIA पॉजिटिव होगा। और अंतिम समीकरण बनता है GNP = GDP + NFIA। भारत जैसे देश के लिए ये NFIA बहुत मायने रखता है। हमारे करोड़ों नागरिक विदेशों में काम करते हैं और पैसा घर भेजते हैं, तो हमारा GNP अक्सर हमारे GDP से ज्यादा मजबूत दिखता है, जो दिखाता है कि हमारे लोगों की आर्थिक शक्ति देश की सीमा से कहीं ज्यादा है। एकदम सटीक। लेकिन इन आंकड़ों को और साफ करने के लिए एक और चीज घटानी पड़ती है। सोचिए, आपने एक नया फोन खरीदा। 1 साल बाद उसकी कीमत वही नहीं रहती है। वो थोड़ा धीमा हो गया है, बैटरी कम चलती है, स्क्रीन पर खरोंचे हैं। हाँ, उसकी वैल्यू कम हो गई। बिल्कुल, इसी को अर्थशास्त्र में मूल्यह्रास या डिप्रिसिएशन कहते हैं। अब यही चीज देश की बड़ी बड़ी मशीनों, फैक्ट्रियों और सड़कों के साथ सोचिए। वो भी तो समय के साथ घिसती हैं, पुरानी होती हैं। जब हम जीडीपी या जीएनपी जैसे सकल यानी ग्रॉस आंकड़ों में से इस घिसावट को घटा देते हैं, तो हमें शुद्ध यानी नेट आंकड़ा मिलता है, और वो ज्यादा सच्ची तस्वीर दिखाता है। तो हमें 2 नए शब्द मिलते हैं। पहला, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी NDP, जो हुआ GDP - मूल्यह्रास। और दूसरा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी NNP, जो हुआ GNP - मूल्यह्रास। सही। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी NNP को जब हम कारक लागत पर निकालते हैं तो उसे ही तकनीकी रूप से भारत की राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो देखिए, हम राष्ट्रीय आय शब्द से शुरू हुए थे और घूम फिरकर यहीं पहुंचे, लेकिन अब हमें इसके पीछे की पूरी कहानी पता है। यहाँ एक और बड़ा सवाल है जो अक्सर परेशान करता है। मान लीजिए सरकार कहती है कि GDP 7% बढ़ी, तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या देश में 7% ज्यादा सामान बना, या सिर्फ हर चीज 7% महंगी हो गई? महंगाई की वजह से बढ़े हुए नंबर तो झूठी तसल्ली देंगे। ये अर्थव्यवस्था को समझने के लिए सबसे जरूरी सवालों में से एक है, और यहीं पर नाम मात्र यानी नॉमिनल और वास्तविक यानी रियल जीडीपी का फर्क आता है। नाम मात्र जीडीपी की गणना आज की मौजूदा कीमतों पर होती है। अगर महंगाई बढ़ गई तो उत्पादन भले ही न बढ़ा हो, नाम मात्र जीडीपी बढ़ जाएगी। ये एक तरह का भ्रम पैदा कर सकता है। तो फिर असली विकास कैसे मापें? असली विकास मापने के लिए हम वास्तविक जीडीपी या रियल जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम कीमतों को एक आधार वर्ष यानी बेस ईयर पर फ्रीज कर देते हैं। मान लीजिए हमने 2011-12 को आधार वर्ष बना लिया, तो आज की जीडीपी की गणना भी हम 2011-12 की कीमतों पर ही करेंगे। इससे महंगाई का असर हट जाता है और हमें पता चलता है कि उत्पादन में असल में कितनी बढ़ोतरी हुई है। जब भी आप विकास दर के बारे में सुनते हैं तो वो हमेशा वास्तविक जीडीपी की ही होती है। एक मिनट, लेकिन ये आधार वर्ष चुनना, ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। मतलब इसमें तो क्या कहते हैं, राजनीति या हेरफेर की पूरी गुंजाइश है ना? अगर कोई सरकार एक ऐसा साल चुन ले जिसमें कीमतें बहुत कम थीं, तो विकास दर अपने आप ज्यादा दिखेगी। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा उठाया है। सैद्धांतिक रूप से आधार वर्ष ऐसा होना चाहिए जो अर्थव्यवस्था की मौजूदा संरचना को सही दिखाएं और जिसमें कोई बड़ी उथल-पुथल ना हुई हो। इसे हर कुछ सालों में अपडेट करना जरूरी होता है, लेकिन हाँ, इसकी पसंद पर हमेशा बहस होती है और अर्थशास्त्री इस पर कड़ी नजर रखते हैं।
चलिए, अब हम अपनी शुरुआती पहेली पर वापस आते हैं। ये सारे नंबर, जीडीपी, जीएनपी, आखिर गिने कैसे जाते हैं? और वो क्या बदलाव था जिसने रातों रात भारत की विकास दर को इतना बढ़ा दिया? राष्ट्रीय आय की गणना के 3 मुख्य तरीके हैं, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। पहला है आय विधि, जिसमें देश के सभी लोगों और कंपनियों की कुल आय, यानी वेतन, मुनाफा, किराया, ब्याज कुछ जोड़ दिया जाता है। ठीक है। दूसरा है व्यय विधि, जिसमें देश में हुए कुल खर्च को जोड़ा जाता है, यानी लोगों का खर्च, सरकार का खर्च और कंपनियों का निवेश। और तीसरा और भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। इसमें हम अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर, खेती, इंडस्ट्री, सर्विस में हुए वैल्यू एडिशन को जोड़ते हैं। मतलब एक किसान ने 10 रुपए का गेहूं उगाया, बेकर ने उसे 30 रुपए का आटा बनाया और दुकान ने 50 रुपए की ब्रेड बेची। तो हर स्टेज पर जो वैल्यू जुड़ी, हम उसे जोड़ते हैं। अच्छा, और यहाँ से कहानी में वो मोड़ आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। 2019 में भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के तरीके में कुछ बड़े बदलाव किए, जिसे नई जीडीपी श्रृंखला कहा गया। ये बदलाव क्या थे? स्रोत के अनुसार 3 मुख्य बदलाव थे। पहला, आधार वर्ष को 2004-5 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो अर्थव्यवस्था में आए बदलावों को शामिल करने के लिए की जाती है। अच्छा। और दूसरा बदलाव, ये काफी बड़ा था, है ना? दूसरा बदलाव वैचारिक था। पहले हम जीडीपी की गणना कारक लागत पर करते थे, लेकिन नई श्रृंखला में हम बाजार मूल्य पर करने लगे। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ तालमेल बिठाने के लिए किया गया। इससे आंकड़ों पर सीधा असर पड़ा, क्योंकि इसमें टैक्स का प्रभाव शामिल हो गया। लेकिन जो सबसे क्रांतिकारी बदलाव था, वो तो डेटा के स्रोत को लेकर था। बिल्कुल, ये तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव था। पहले डेटा मुख्य रूप से फैक्ट्रियों से इकट्ठा किया जाता था, जो असंगठित और छोटे व्यवसायों की पूरी तस्वीर नहीं दे पाता था। नई श्रृंखला में सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय यानी MCA 21 के विशाल डेटाबेस का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसमें देश की लाखों पंजीकृत कंपनियों का वित्तीय डेटा था। इससे अचानक हमारे सैंपल का आकार बहुत बड़ा हो गया। और इसी का नतीजा था वो चौंकाने वाला उछाल। स्रोत का उदाहरण ही ले लें। वित्त वर्ष 2013-14 की जीडीपी वृद्धि पुरानी पद्धति से 4.7% थी, जो नई पद्धति से रिकैलकुलेटेड होने पर 6.9% हो गई। ये तो अविश्वसनीय है। सही कहा। जब ये नए आंकड़े आए तो बहुत बड़ा विवाद हुआ था। कई बड़े अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए कि अगर अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही थी, तो जमीन पर रोजगार या निजी निवेश में वैसी बढ़ोतरी क्यों नहीं दिख रही थी? ये सिर्फ एक अकादमिक बहस नहीं थी। इस पर संसद में और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी चर्चा हुई। ये दिखाता है कि ये आंकड़े कितने शक्तिशाली होते हैं और उनकी कार्यप्रणाली में एक छोटा सा बदलाव भी कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो आज की इस पूरी पड़ताल का सार यही है कि जीडीपी और राष्ट्रीय आय जैसे आंकड़े पत्थर की लकीर नहीं है। बिल्कुल, ये लगातार विकसित होने वाले पैमाने हैं, जिनकी अपनी सीमाएं हैं और जिनकी गणना के तरीके में बदलाव से पूरी तस्वीर बदल सकती है। बिल्कुल। हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा से शुरू करके जीडीपी, जीएनपी के फर्क को समझा, वास्तविक और नाममात्र विकास के अंतर को जाना और अंत में ये भी देखा कि इन आंकड़ों की गणना कितनी जटिल प्रक्रिया है। नई जीडीपी श्रृंखला का उदाहरण हमें यही सिखाता है कि इन नंबरों को हमेशा एक आलोचनात्मक नजर से देखना चाहिए। तो आज की इस चर्चा के बाद हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। हमने ये तो समझ लिया कि जीडीपी को कैसे मापा जाता है, लेकिन क्या जीडीपी ही किसी देश की प्रगति का एकमात्र पैमाना है? अगर जीडीपी बढ़ रही है लेकिन हवा जहरीली हो रही है, समाज में असमानता बढ़ रही है और लोग खुश नहीं हैं, तो क्या हम सच में तरक्की कर रहे हैं? इन आर्थिक मापदंडों के परे एक राष्ट्र की असली भलाई को हम और किन तरीकों से माप सकते हैं? इस सवाल के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the
highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll